सर्वप्रथम चूंकि यह लोक पहल की एक परंपरा हम लोग बना चुके हैं विगत 3 वर्षों से कि हम लोक पहल का परिचय प्रस्तुत करते हैं। तो लोक पहल का परिचय के क्रम में मैं बताऊं कि आज का जिनका पाथेय हम सबको प्राप्त होगा, लोक पहल के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर BL आर्या सर हैं। लोक पहल के संयोजक माननीय डॉक्टर VK सिंह जी हैं जो प्रयाग विश्वविद्यालय से हैं। और सर हमारे जो अध्यक्ष हैं वो कई विश्वविद्यालयों के कुल सचिव रह चुके हैं और आज भी कई विश्वविद्यालयों से आपकी संबद्धता है। वो लोग आपका प्रशासनिक अनुभव का लाभ लेते हैं और कई ऐसे जो इस समय मानक विश्वविद्यालय बनने जा रहे हैं उनके आप कुल सचिव के रूप में भी काम कर रहे हैं, उनके प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, नीति निर्माता के भी रूप में काम कर रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य का विषय है। हमारे लोक पहल के अन्य महनीय सदस्यों में डॉक्टर आलोक चौहान सर जो मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर प्रोफेसर संतोष सिंह जी जो आयुर्विज्ञान सरसुंदर आयुर्विज्ञान संस्थान के इस समय वर्तमान में उपनिदेशक हैं, डॉक्टर प्रोफेसर अविनाश पार्थेडकर सर जो प्रबंधन के और प्रोफेसर हैं, वो हमारे महनीय वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। अन्य कार्यकर्ताओं में डॉक्टर हर्ष कुमार जी, हर्षमणि सिंह जी, डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी, डॉक्टर ऋषिकेश सिंह जी, डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी जो बलिया में पूरे लोक पहल का कार्यभार देखते हैं। ऐसे बहुत महनीय कार्यकर्ता कृपा शंकर सिंह जी और ऐसे बहुत कार्यकर्ता हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं, कन्हैया मिश्र जी, आशुतोष मिश्र जी, ये सब हमारा कार्य करते रहते हैं। इसी तरह हमारे एक और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं डॉक्टर चंद्र किशोर जी। तो हमारे इन महनीय कार्यकर्ता से जिनका निरंतर योगदान होता रहता है, ये लोक पहल निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए हुए है। लोक पहल के 5 वैचारिक आधार हैं, हमारे 5 प्रेरणा के स्रोत हैं, हमारी 5 वैचारिकी के आधार हैं। वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सर संघ चालक पूज्य राजेंद्र सिंह जी रज्जू भैया जो सामाजिक समरसता, भारत में सामाजिक समरसता के लिए जीवन पर्यंत अपना अवदान देते रहे, राष्ट्रवाद की अलख जगाते रहे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक के रूप में इस राष्ट्र को एक नवीन ऊर्जा, एक नवीन दिशा और सन्मार्ग पर प्रेरित करते रहे। ब्रह्मलीन महंत पूज्य अवैधनाथ जी जो कहा करते थे कि हिंदुत्व के संरक्षण में सामाजिक न्याय है, आप ऐसे सामाजिक समरसता के अग्रदूत थे। डोमराज के घर आपने भात खा करके अपना, जिसे हम चावल कहते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिसे भात कहते हैं, पंक्ति पावन होकर खा करके सामाजिक समरसता का अद्वितीय उदाहरण, अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसे पूज्य अवैधनाथ जी हमारे आदर्श हैं। आपने राम मंदिर आंदोलन की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई लड़े, आप स्वतंत्रता संग्राम में तो थे ही, आप इस राष्ट्र के सांस्कृतिक आंदोलन के भी महनीय योद्धा हैं और आपकी सांस्कृतिक निष्ठा बहुत अगाध है। इसी प्रकार राम मंदिर आंदोलन को जन जन तक पहुंचा दे करके लोगों को उसके हृदय तक अवस्थित करा देने का जो सदप्रयास किया है, जो साहस दिखाया है, ऐसे पूज्य अशोक जी सिंघल जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो हमारे आदर्श हैं। स्वदेशी, स्वावलंबन, स्वाभिमान का अलख जगाने वाले, प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा के सहमिलन से राष्ट्र को एक नई गत्यात्मक ऊर्जा देने वाले भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय लोक पहल के आदर्श हैं। हर हाथ को काम, हर खेत को कामी, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी और भारत को उद्यमी बनाने के लिए, भारत को एंटरप्रेन्योरशिप, हर हाथ को काम देने के लिए जो उनकी परिकल्पना थी कि गांव उद्यमी होंगे, गांव सेल्फ रिलायंस होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, ऐसा चिंतन जिसमें समाज के आखिरी सोपान पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर लाली और उनके सम्मुख भोजन की थाली की परिकल्पना करने वाले एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे आदर्श हैं। और लोक पहल संघ का आनुषांगिक संगठन तो नहीं है, लेकिन संघ के राष्ट्रवाद की अलख को और प्रदीप्त करने के लिए और प्रज्वलित रूप से उसकी मशाल को आगे बढ़ाने के लिए
संघ के ही स्वयं सेवकों डॉक्टर BL आर्या सर, डॉक्टर विजय कुमार सिंह, हमारे माननीय अध्यक्ष डॉक्टर BL आर्या सर की संघ आयु लगभग 50 वर्ष है। संघ को जीते हुए आपने, संघ पे केवल स्वयं सेवक नहीं, आपके हृदय और मन मस्तिष्क में संघ है, जैसा कि भगैया जी कहा करते थे। ये हम सबकी प्रेरणा के स्रोत हैं और आज के पाथेय करता हैं, हमको पाथेय प्रदान करेंगे। और आज विषय भी हम लोगों ने बहुत सुंदर विषय का चयन किया है। वो विषय है विकसित भारत की संकल्पना एट द रेट ऑफ 1947 में उच्च शिक्षा का अवदान। शिक्षा किसी राष्ट्र का मस्तिष्क होता है, और जब व्यक्ति का मस्तिष्क ज्ञान से परिपूर्ण नहीं होगा तो वो व्यक्ति अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान ही, और विशेष रूप से 21वीं शताब्दी में सूचना संचार क्रांति के युग में ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है, और वो सदैव से ही ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति रही है। अर्थव्यवस्था से भी सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान की शक्ति है, और ज्ञान की शक्ति हमें शिक्षा से आती है, और शिक्षा हमें सन्मार्ग पर प्रेरित करती है। शिक्षा के बिना राष्ट्र के हित अहित का चिंतन नहीं हो सकता, वैज्ञानिक उपलब्धियां नहीं हो सकती, समस्त बातें शिक्षा पर निर्भर करती हैं। तो शिक्षा हमारा सॉफ्टवेयर है, हमारे राष्ट्र का मस्तिष्क है, और किसी राष्ट्र के विकास की परिकल्पना तभी की जा सकती है जब उसकी मेधा शक्ति हो, और जब उसके मस्तिष्क में तेजस्विता हो। तो तेजस्विता, हम तेज को धारण करने के लिए ही गायत्री मंत्र का आह्वान करते हैं कि हमें आप अपनी बुद्धि को सन्मार्ग पर ले आने के लिए तेजस्वी बनाने की प्रेरणा दीजिए। तो आज उसी में उच्च शिक्षा, जिसे औपनिवेशिक काल में उच्च शिक्षा कहा गया, शिक्षा केवल शिक्षा होती है, वह अब एक क्रमिक विभाजन है शिक्षा का। हम बहुत उच्च शिक्षा लेकर भी, शिक्षा लेकर के औपचारिक शिक्षा तो उच्च शिक्षा के ले सकते हैं, लेकिन हम शिक्षा के मूल तत्वों से वंचित हो सकते हैं, और अशिक्षित होते हुए भी शिक्षा के मूल सिद्धांतों से युक्त हो सकते हैं। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ वाली जो कहावत है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह जो वैदुष्य है, यह जो विद्वत्ता है, यह शिक्षा से ही आती है। लेकिन आधुनिक युग में उसका भी एक क्रम निर्धारित है। तो उच्च शिक्षा के बिना हम राष्ट्र को तेजस्वी नहीं बना सकते हैं, उसका विशिष्ट योगदान है। हम गुरुकुल की परंपरा भी चलेंगे, लेकिन हम जो विश्व का मानक है उसमें एक उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा का भी वर्णन करेंगे। इसी विषय पर आज हमारे सम्मुख पाथेय के लिए बहुत ही उच्च शिक्षा से के प्रशासन से गहरा जुड़ाव रखने वाले, उसका निरीक्षण करने वाले, उसके हित और अनहित के समस्त पहलुओं को समझने वाले, और उसका विश्लेषण वही कर सकता है जाके पांव न फटे बेवाई, भूखा जाने पीर पराई, और वैष्णव जनते तेते ने कहिए रे, पीर पराई जानी रे। तो आपने वह साक्षात्कार किया है कि उच्च शिक्षा में किस प्रकार की विकृति आती है, उच्च शिक्षा को कौन सा सन्मार्ग मिलना चाहिए, उसमें किस प्रकार का वित्त होना चाहिए, वित्त का नियंत्रण होना चाहिए, उन समस्त पहलुओं की विवेचना और राष्ट्र के लिए उसकी क्या उपयोगिता है। मैं बड़े समादर के साथ आज के हमारे लोक पहल के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर BL आर्या सर को बहुत समादर के साथ आज के पाथेय के लिए आमंत्रित करता हूं। अपने सभी पांचों आदर्श पुरुषों को नमन करते हुए और अपने सभी सहयोगी साथियों जिनकी वजह से लोक पहल के कार्यक्रम समय से चल रहे हैं, उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं विषय की ओर आता हूं। और जैसा त्रिपाठी जी ने प्रारंभ में ही कहा, उच्च शिक्षा और शिक्षा का अंतर जो है वो हमारे यहाँ ब्रिटिश काल से शुरू होता है, पूर्व में ऐसा नहीं था। तो मैं जरा दो शब्द शिक्षा की तरफ जाना चाहूंगा। हमारे यहाँ शिक्षा का अर्थ है कि वैदिक वाङ्मय को समझने के लिए उनके वर्णों, स्वरों, मात्राओं का बोध होना शिक्षा है।
और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि उन्होंने प्रारंभ में कहा, मैं उस बात को बार बार दोहरा रहा हूं कि हमारे यहाँ ज्ञान जो है, ज्ञान हमारे यहाँ माना गया है हमारे भारतीय वाङ्मय में कि ज्ञान वेदों में है और वेद अपौरुषीय हैं। और उन वेदों को समझने के लिए पहली बार शब्द प्रयुक्त हुआ शिक्षा। कैसे उनको समझा जाए, अर्थात जैसे मैंने कहा, वैदिक वर्णों, स्वरों और मात्राओं के बोध के लिए शिक्षा शब्द का पहले प्रयोग किया गया और वो प्रकारांतर में चलता रहा। इस प्रकार से हमारे यहाँ शिक्षा और ज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक रहे और यह क्रम बहुत लंबे समय तक हमारी पूरी भारतीय वाङ्मय और ज्ञान परंपरा में चलता है। और ये परंपरा हमें 3-4 चीजों की ओर ले जाती है, जिसमें वो कहते हैं कि जो वेदों के अंग हैं उसमें पहला अंग ही शिक्षा है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष आदि। ज्योतिष आदि की गणना की जाती थी कि कौन सा समय किस कार्य के लिए प्रयुक्त है। ये क्रम हमारे वैदिक परंपरा में रहा और ये परंपरा चलते चलते बाद में हमारी समाज का ऐसा अभिन्न अंग बन गया, जिसमें ये हमारे 16 संस्कारों में से ज्ञान को अर्जित करना, समझना, सुसंस्कृत होने के लिए 2-3 संस्कार उसमें आते हैं, जिसमें एक है उपनयन। उपनयन के साथ ही वेदारंभ शुरू हो जाता है, मतलब ज्ञान और शिक्षा की परंपरा। और उसके बाद ब्रह्मचर्य आश्रम। कहने का आशय यह है कि हम व्यक्ति को तैयार कर रहे हैं उसके जीवन और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान के लिए। ये ऐसी हमारी परंपरा ये रही और ये परंपरा गुरुकुलों के माध्यम से, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ साथ चलती रही। और इसमें जब अवरोध आता है तो कई अवरोध ये आते हैं कि जैसे ही हमारे लोगों के ज्ञान की परंपरा को रोका गया, जिसमें नालंदा है उसका विध्वंस किया जाता है, उसकी पुस्तकालय को जलाया जाता है, विक्रमशिला है, तक्षशिला है जो इस समय हमारे साथ नहीं है लेकिन तक्षशिला भारत का अंग रही है। ऐसी अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और ये परंपरा सतत प्रक्रिया के साथ हमारे देश में ऐसी चलती रही कि समाज उसका एक अभिन्न अंग और समाज का वो अभिन्न अंग एक दूसरे के पूरक रहे। इस क्रम में एक समय ऐसा आता है कि हमारी जो पूरी ज्ञान परंपरा है, जब उन्होंने देखा कि ये ज्ञान परंपरा ऐसी है कि अगर इसको समाज से विमुक्त नहीं किया गया, अलग नहीं किया गया, तो हम इनको अपने जैसा नहीं बना सकते। वहां से एक अवधारणा आती है और उस क्रम में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें मैं नहीं जाना चाह रहा। और पूरा का पूरा एक युग चलता है 400, 300, 400 साल का, और वो हमारी इस परंपरा में जो जितने अवरोध उत्पन्न कर सकता था करता है, किंतु संयोग से, ईश्वर की कृपा से हम लोग चलते चले आ रहे होते हैं। और उसी क्रम में ब्रिटिश शासन आ जाता है। ब्रिटिश शासन में हमारे साथ ये किया जाता है कि उनके यहाँ 2 अवधारणाएं हैं। एक अवधारणा चर्च की है, जिसमें चर्च ही श्रेष्ठ है और चर्च ही सारी सामाजिक स्थितियों का ज्ञान के रूप में प्रचार प्रसार करेगा। इसलिए आप देखेंगे जो मेरे साथी सहयोगी विज्ञान के विद्यार्थी हैं कि साइंस को भी बहुत लंबे समय तक चर्च ने कंट्रोल करने का प्रयास किया और वो नहीं हो सका। तो
चर्च ने एक धारणा ये बनाई कि हम इनको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, साइंस की धारा ज्ञान की तरफ, जो वास्तव में सनातन धारा एक तरह से हम कह दें थी, और जो चलती रही, और दोनों आज कहीं अलग अलग हैं और एक दूसरे के पूरक न हो करके एक दूसरे के विपरीत हैं। उसी का असर हमारे भारतीय जनमानस पे, हमारे सुशासन शासन पर आता है, और वो प्रयास किया जाता है कि हमारी पुरानी परंपरा को निकृष्ट बताकर और उनकी शिक्षा दीक्षा को उत्कृष्ट बताकर हमारे लिए एक उदाहरण सामने रखा गया। और उस उदाहरण के क्रम में ये जो वर्तमान में शिक्षा प्रणाली है वो हमारे सामने आई, जिसमें मैकाले के डॉक्यूमेंट्स हैं और उनसे पहले भी 2-3 डिस्पैच हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। और उसके आधार पर यह तय किया गया कि हमारे अंग्रेजों के शासन के लिए ऐसे लोग तैयार किए जाएं जो उसमें सहयोग कर सके और हमारी सनातन परंपरा के विमुख होकर ये कह सके कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, वो ठीक है, वो ज्ञानी है और वो सही है। तो इस तरह से शिक्षा का ये हमारे ऊपर प्रभाव आता है और यहाँ से शिक्षा की नई परंपरा शुरू होती है। इसी क्रम में हम लोग आजादी तक अलग अलग विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है। जैसे पहले 3 विश्वविद्यालय बनते हैं, जिसमें मद्रास, कलकत्ता और मुंबई या बॉम्बे। चौथा विश्वविद्यालय बनता है लाहौर, और तत्काल 2 वर्ष बाद हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी स्थापित होता है, जो उस समय उत्तर भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। और ये क्रम काफी लंबे समय तक चलता है। बीच में कुछ और चीजें आती हैं और 1927 में आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। तो आगरा विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा आगरा विश्वविद्यालय के पास आ जाती है, और विश्वविद्यालय परिसर में उच्च शिक्षा और अनुसंधान का क्रम उधर चला जाता है। और इस तरह से 1927 से लेकर के आजादी तक हमारे पास बहुत कम संख्या में विश्वविद्यालय थे और ये क्रम चलता रहा। आजादी के बाद एक नई सोच के साथ ये हुआ कि हमें अधिक संख्या में विश्वविद्यालय स्थापित करने हैं और समाज को उनसे जोड़ना है ताकि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके। इस क्रम में बढ़ते बढ़ते चीजें अपने साथ चलने लगी। उसी क्रम में हमारे सामने 2-3 रिपोर्ट आती हैं, जिसमें पहली रिपोर्ट है राधा कृष्णन जी की। उसके बाद एक रिपोर्ट और है जो गजेंद्र गढ़कर कमेटी के नाम से जानी आई जाती है, और तीसरी रिपोर्ट है जो हमारे प्रयाग के ही स्टूडेंट रहे उनके द्वारा एक बड़ी रिपोर्ट आती है 1968 में। इस तरह से ये नीति विषयक रिपोर्टें शिक्षा, उच्च शिक्षा, सारी शिक्षाओं के बारे में आती हैं। और उसके बाद 1985 में एक छोटी सी रिपोर्ट फिर आती है, एक नई रिपोर्ट आ जाती है फिर शिक्षा से संबंधित। लेकिन उसमें कोई भी हमारी जो पुरानी परंपरा थी उस परंपरा को एक तरह से तिरस्कृत वर्ड तो नहीं कहूंगा, लेकिन विस्मृत करने का प्रयास किया गया। इस वर्तमान सरकार में मोदी जी के आने के बाद पहला कार्य शिक्षा के क्षेत्र में जो हुआ वो हुआ कि एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे यहाँ स्थापित की गई और नीति का डॉक्यूमेंट आया। उससे बहुत से लोगों से उस पर पूछा गया कि इसमें और क्या जोड़ना चाहिए, क्या नहीं जोड़ना चाहिए, और वो उसका बहुत लंबे समय तक एक तरह से आपस में आदान प्रदान शिक्षकों के बीच में, समाज के प्रबुद्ध लोगों के बीच में चलता रहा। और 2020 के रूप में वो नई शिक्षा नीति आती है, और इस नई शिक्षा नीति में फिर क्रमवार और बहुत सारी चीजें हर वर्ष कुछ न कुछ उसमें बढ़ाया जाता रहा है। तो ये हमारी शिक्षा की ये यात्रा रही। अब बात आती है कि जैसा कि हमारा आज का विषय है कि हम संकल्प लें कि
2047 में हमारा भारत जो है समृद्ध भारत हो। और वो समृद्ध भारत कैसा हो, तो जैसा हमारे आदर्श वाक्य में भी है, सुशासन हो, हम कैसे समाधान निकाल सकें और समृद्धि को प्राप्त कर सकें। तो मैं इस क्रम में आपके समक्ष कुछ 2-4 बातें रखना चाहता हूं, प्रयास करूंगा कि उनके माध्यम से हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएं। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब हमारे यहाँ लागू हुई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के साथ उसमें जो सबसे बड़ी चीज की गई वो थी कि जो छात्र है, जो बालक है, बालिका है, उसका समग्र विकास कैसे हो, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट हमारे छात्र का कैसे हो, ये मुख्य ध्येय है। लेकिन उससे पहले उसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, इस क्रम में हमारे यहाँ जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को कैसे समय के साथ हम लोग बदलाव लाएं। वो बदलाव जो भी आपके समसामयिक क्षेत्र हैं उनके साथ मिलकर, जिसमें उद्योग है, इंडस्ट्रीज है, जिसमें कृषि है, जिसमें प्रबंधन है, जिसमें हमारे नीति विषयक चीजें हैं, ये सारी चीजों को छात्र में कैसे ये तैयार करके उसको बताया जाए, उसको पढ़ाया जाए, और जो अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कि इनकल्टेट किया जाए उसमें, कि उसके अंदर ये सारी चीजें आए ताकि वो होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ अपने पाठ्यक्रम में बदलाव के साथ और जो समसामयिक स्थितियां हैं उनको लेते हुए आगे बढ़े। मैं यहाँ आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। हमारे एक मित्र हैं हरियाणा के, उन्होंने 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी किया। चूंकि वो एक इंडस्ट्रीज फैमिली से थे, तो उनके पिताजी ने कहा कि नहीं, आपको विदेश में पढ़ने जाना है। वो अमेरिका गए। अमेरिका गए तो एमआईटी में उनका एडमिशन हुआ, तो मास्टर्स के लिए एडमिशन हुआ और वो यहाँ से फर्स्ट डिवीजन करके गए थे बीएससी। तो उनके एक प्रोफेसर उनके साथ 10 दिन तक बात करते रहे कि आपने क्या पढ़ा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और 11वें दिन उनसे बोले कि प्रोफेसर गोयल, मिस्टर गोयल, यू हैव स्टडी द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स, नॉट फिजिक्स। और कमोबेश ये हालत आज भी हम ये समझते हैं कि ज्यादातर स्थितियों में पाठ्यक्रमों में वो विषय का इतिहास ज्यादा बताया जाता है, विषय की जो कहना चाहिए अनुप्रयुक्त बातें हैं, जो अप्लाइड वैल्यूज हैं और चीजें हैं, वो कम है। तो मेरा कहने का आशय ये है कि हम जब पाठ्यक्रम का रिवीजन करें तो उन सारी चीजों को समाहित करें जिसमें हमको आगे कैसा बनाना है अपने छात्र को। अगर वो छात्र साहित्य का है तो साहित्य सृजन की उसमें कहाँ से एक तरह से ऊर्जा आए और वो सृजन कर सके। अगर छात्र वैज्ञानिक प्रतिभा का है, धनी है, तो उसको उस वैज्ञानिक सोच में जो साइंटिफिक अप्रोच है उसको कैसे उसके अंदर डाला जाए। अगर कोई और विधा में कोई छात्र काम कर रहा है तो इन सारी चीजों का उसमें हम लोगों को अध्ययन करते हुए इसमें समाहित करने की बात हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कही गई, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। इसी सब तरह अगर पाठ्यक्रम हमारा ठीक हो गया तो बात आती है कि इसमें हमारी जो पठन पाठन की पद्धति हो वो कैसी हो। जब हम इस स्ट्रेटेजिक पेडागोजी की तरफ जाएंगे तो आप में से मेरे कई मित्र शिक्षक हैं, वो समझते होंगे कि हम जब क्लास में जाते हैं तो हमें 2 तरह के छात्रों से मिलना पड़ता है। एक वो छात्र है कि वो तैयारी करके आता है और कभी कभी वो शिक्षक से ज्यादा जानता है जो आज उसमें उसको पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाने। तो वो आपसे ऐसे सवाल पूछेगा जो हमें कभी असहज भी कर सकता है, लेकिन हमें प्रसन्नता होनी चाहिए।
एक छात्र वो है जो आप पढ़ाएंगे, उसे ईमानदारी से पढ़ेगा और पढ़ के घर चला जाएगा या जो भी करेगा, वो बात पूरी हो गई। एक तीसरा छात्र ऐसा है जिसको हम लोग स्लो लर्नर की कैटेगरी में मानते हैं। जब छात्र स्लो लर्नर है तो हमें अपनी जो पेडागोजी है, जो पद्धति है शिक्षण की, उसमें परिवर्तन करना कि कैसे हम उसको पहले सामान्य छात्र के साथ लाएं और फिर कैसे उसके अंदर वो ऊर्जा पैदा करें ताकि वो आगे जीवन में अपने जीवन को सफल, जिस क्षेत्र में भी जाना चाहे वो सफल कर पाए या सफल बन पाए। इसी तरह तीसरी चीज जो आती है कि हमारे ये कहा गया, और सामान्यतः ये प्रचलन में भी है कि अगर मैं अभी अंग्रेजी बोलने लगूं तो हमारे बहुत से साथी समझेंगे मैं बहुत विद्वान हूं। तो मल्टीलिंगुअल पाठ्यक्रम होने चाहिए। हमें 5वीं तक अपनी मातृभाषा में पढ़ना चाहिए और 5वीं के बाद आगे कैसे मैट्रिक में शिफ्ट करना है कि उसके आगे शिफ्ट करना है, ये बाद की बात है, लेकिन उसे अपनी मातृभाषा जरूर आनी चाहिए। जब मातृभाषा आएगी तो ऐसे बच्चे आएंगे कि वो दूसरी भाषाओं से भी चयनित होकर के आ रहे होंगे, दूसरे क्षेत्रों से भी आ रहे होंगे, तो वो मल्टीलिंगुअल की बात आ जाती है, जिसमें वो जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पुराना था वो पुनः लागू तो किया गया है, लेकिन अभी भी हमें विशेष रूप से हिंदी भाषी हमारे साथियों को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम कभी ये मानते ही नहीं कि हमें किसी दूसरी भाषा को भी सीखना। हम ये मान के चलते हैं कि ये राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, इसलिए दूसरों को इसे सीखना है, हमें किसी की दूसरी भाषा नहीं सीखनी है। मैं थोड़ा इसका अपवाद इसलिए रहा कि मैं ऐसे क्षेत्रों में रहा और मेरी एक प्रवृत्ति थी भाषा सीखने की, तो मैं समय के साथ दूसरी भाषाएं भी सीखता रहा। तो मैं बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी और मारवाड़ी, जिसे ढूंढारी भी बोलते हैं, इतनी भाषाएं बड़ी आसानी से जान पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, बोल लेता हूँ। तो भाषाएं सीखनी चाहिए और कैसे उस भाषा में हम लोग उत्तरोत्तर पाठ्यक्रम को ठीक से पढ़ा पाए। मैं एक छोटा सा अनुभव आपको बताता हूँ। गुजरात में चूंकि ज्यादातर गुजराती माध्यम है, जिसे बोलचाल की भाषा में या जैसे कहें प्रहसन की भाषा में मगन माध्यम कहते हैं। मगन माध्यम, एक मगन भाई पटेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने बहुत जोर दिया था, इसलिए गुजराती माध्यम को मगन माध्यम कहा जाता है। तो वो लोग हमसे ये पूछते थे, साहब हिंदी में कौन सी अच्छी टेक्स्ट बुक्स है ताकि हम हिंदी में पढ़ लें और गुजराती में लिख लें। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा था मल्टीलिंगुअल की को, कि विशेष रूप से हम हिंदी भाषियों पर इसका बहुत ज्यादा दायित्व बनता है कि हम अच्छी पाठ्य पुस्तकें लिखें ताकि हमारे कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है। नहीं, ऑडियो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत प्रवाह के साथ चल रहा है। जी, धन्यवाद। तो उसमें हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इस ओर इंगित करती है। अब इसके बाद बात आती है छात्र के असेसमेंट की। छात्रों का असेसमेंट सामान्यतः हम लोग जिस माध्यम से पढ़ करके आए हैं, और त्रिपाठी जी भी हैं और भी मेरे कई सहयोगी हैं, सब हम लोग एनुअल असेसमेंट, एक एनुअल परीक्षा होगी, उसमें जो असेसमेंट होगा उसके आधार पर होगा। लेकिन यहाँ एक स्ट्रेटेजिक असेसमेंट की बात आई। स्ट्रेटेजिक असेसमेंट में ये है कि हम कंटिन्यूअस असेसमेंट, नियमित बच्चे को कैसे असेस करें और उसके आधार पर हम आगे की उसके लिए एक पेडागोजी तय करें। मैं पुनः एक उदाहरण आपके समक्ष रखता हूं जो मेरा व्यक्तिगत रूप से और निजी उदाहरण मान लें। मेरी बेटी की बेटी इंग्लैंड में है, तो अभी वो मुझे बता रही थी कि इसकी
एक परीक्षा होनी है जून में, और वो परीक्षा के बाद इसके जो प्रश्न पत्र बनेंगे इसी के लिए बनेंगे। तो मैं थोड़ा सा अटपटा सा हुआ, मैंने पूछा इसके लिए बनेंगे? छात्र तो करीब उसमें 20 छात्र हैं इसके साथ। बोले नहीं, 20 छात्रों के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र बनेंगे। जो जिसकी जितनी मेधा है, जितना सीख पा रहा है, जितना कर पा रहा है, उसी के हिसाब से उसके लिए प्रश्न पत्र बनेगा और उसी तरह उसको असेस किया जाएगा। इसके साथ उसने ये भी बताया कि उसकी जो टीचर है वो 2 बार उसके घर पे आई और वो समझने का प्रयास कर रही थी कि घर पर किस तरह का वातावरण है, बच्चा कैसे रहता है, ताकि उसको प्रश्न पत्र और असेसमेंट में थोड़ी सुविधा हो सके। अब हम लोग, चूंकि हमारे यहाँ संख्या ज्यादा है, मैं समझता हूं हम इतना तो नहीं कर सकते जितना मैं अपने वहां से अनुभव से समझ पा रहा हूं, लेकिन हमें प्रयास ये जरूर करना चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा कि जब हम स्ट्रेटेजिक पेडागोजी की बात करेंगे तो असेसमेंट भी उसी तरह होना चाहिए कि कौन सा बच्चा कैसा है। अगर वो कमजोर है, स्लो लर्नर है, तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि उसका पाठ्यक्रम अगर पूरा हो भी गया है तो एक बार बच्चे से मिलकर हम लोग ये तय कर लें कि उस बच्चे का वो पाठ्यक्रम जो पूरा हुआ है, वो जो हमारे असेसमेंट में जो उसका सेमेस्टर एग्जाम में जो परीक्षा देगा वो उतना है कि नहीं, कि सिग्मा में तो कम से कम आ जाए, फेल तो ना हो। तो ये ऐसी चीजें हैं जिस पर हमारा शिक्षा नीति 2020 बहुत कुछ हमें इंगित करता है, और उसके बाद भी सरकारें उस पर काम कर रही हैं। और मैं यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार का विशेष रूप से उद्धृत करना चाहूंगा कि उन्होंने नई शिक्षा नीति को सभी राज्य विश्वविद्यालयों में लागू करने का एक भरसक प्रयास किया है। कुछ विश्वविद्यालयों ने उस पर काम किया है, कुछ कर रहे हैं, मैं उसके गुण दोष पे नहीं जा रहा हूं। मैं जो राज्य सरकार की मंशा है वो एक उत्तरोत्तर विकास की तरफ जाने की मंशा है, जिसका हमको सभी को भूरि भूरि उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। इसी क्रम में अब में बात आ जाती है होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच में यही है कि हम बच्चे का समग्र विकास कैसे करें। इस क्रम में मैं आपके समक्ष 2-3 उदाहरण पुराने रखना चाहूंगा, जिसमें यह है कि एक पुरानी बात है, जब हमारे यहाँ साक्षरता की दर लगभग शून्य हो गई थी, और उस समय अंग्रेजों का शासन आ तो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का था, लेकिन क्राउन का नहीं था। तो एक जगह कहीं झगड़ा होता है और झगड़े में मारपीट हो जाती है, पुलिस आती है। तो वहां पर जो पुलिस का अधिकारी है वो उनके बयान दर्ज करने की कोशिश करता है, और बयानों के बाद कह देता है कि भाई दस्तखत कर दीजिए। तो कोई व्यक्ति दस्तखत नहीं कर पाता, हस्ताक्षर नहीं कर पाता है। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो फलां पंडित जी के और उनके बाबू साहब के बच्चे को बुलाओ, 2 ही बच्चे हैं हमारे यहाँ, वही पढ़े लिखे हैं। तो उन दोनों बालकों को बुलाया जाता है, तो वो भी हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं। तो उनमें से एक ने कहा कि देखिए साहब, ऐसा है, हम पढ़े तो हैं, लिखे नहीं। हमें रामचरितमानस कंठस्थ है, हमें अपने ये चीजें याद हैं, हम ये कार्य कर लेते हैं, लेकिन हम लिख नहीं पाते। तो जो सुरती की परंपरा थी उसका उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लिख नहीं पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अज्ञानी हैं।
हम जानते हैं, हमारे पास ज्ञान है, हम शिक्षित हैं, किंतु अक्षर बोध नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में हम उसे बिल्कुल उचित मान लेंगे, लेकिन जिस समय ये हुआ 18वीं शताब्दी में की घटना, और आज जो हम 21वीं शताब्दी में हैं, उसमें जो अंतर आया है, उस अंतर को समाहित करते हुए और जो नई तकनीक आ रही है, मुझे लगता है मेरे कई साथी एआई के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। आजकल तो ये है कि आप कोई चीज उठाइए और एआई टूल को यूज करिए, आपके सामने बहुत सारी चीजें, वो बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन करके बहुत संक्षिप्त सा रख देता है। तो ये हेल्पिंग हैंड तो है, लेकिन इससे हमें कुछ सीखते हुए आगे बढ़ने की बात है। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी हमें मदद कर रही है। हमको सबको ज्ञात है कि कोविड के समय में बच्चों ने ऑनलाइन और फोन ने एक बहुत बड़ा कार्य किया, और इस कार्य की वजह से आज जैसे हम बैठक कर रहे हैं और एक बात कह रहे हैं, आप सब लोग श्रोता लोग सुन रहे हैं, तो ये भी उसका एक अंग है। तो रादर टेक्नोलॉजी हेल्प अस टू डिलीवर द गुड्स एज वी वांटेड। जैसा हम चाहते हैं वैसा टेक्नोलॉजी मदद करती है। टेक्नोलॉजी की अपनी सीमाएं भी हैं। टेक्नोलॉजी कभी भी क्लासरूम टीचिंग को रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन क्लासरूम टीचिंग की गुणवत्ता को, पेडागोजी को, स्ट्रेटेजी को, असेसमेंट को और अच्छा बनाने में मदद कर सकती है। इसी क्रम में मैं अब ये चाहूंगा कि हमारे सामने उच्च शिक्षा में क्या ऐसी चुनौतियां हैं जिनकी तरफ हमें विचार करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से शिक्षा का जो उत्तरोत्तर विकास हो रहा है, हमें कैसे शिक्षा उन सुदूर क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा को ले जाने के लिए, प्रसार प्रसार के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, और हमारी जैसी छोटी सी लोक पहल जैसी संस्था की क्या पहल हो सकती है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्र जहां अभी भी उच्च शिक्षा के अध्ययन अध्यापन की कमी है, वहां कार्य किया जाए। इसी क्रम में विशेषकर गांव हैं, दूरगामी क्षेत्र हैं, तो उसके साथ साथ गुणवत्ता की बात फिर आ जाती है कि गुणवत्ता कैसे ठीक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तरफ हम कैसे बढ़ें। और इसी क्रम में जो मेरे सहयोगी मित्र हैं, जो विशेष रूप से शिक्षक हैं, उनका प्रशिक्षण इस तरह से सरकारों को, विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को कराना चाहिए, ताकि जो नई तकनीक आ रही है उसका उपयोग करते हुए वो अपनी डिलीवरी में उसको कैसे समाहित कर सके। होता यह है कि हम अपने निजी स्तर पर तो बहुत कुछ कर लेते हैं। त्रिपाठी जी मुझसे सहमत होंगे, अखिलेश जी, कभी कभी हमारी जो संस्थाएं हैं वो हमें उतना सहयोग नहीं कर पाती या करना चाहती, या कभी कभी ये भी कहा जाए कि अपनी असमर्थता व्यक्त कर देती है। उस सुशासन की जगह शासन हो जाता है, और उसमें मैं का नहीं लगाना चाहूंगा, तो वो रोकती है। मेरे एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि हमारे देश में इतने सारे घोटाले होते हैं, कभी कभी किसी अच्छी सरकार को शिक्षा में भी कुछ घोटाले कर देने चाहिए। मतलब ये है कि आप केवल ये हमने पैसा दिया, इसका असेसमेंट पहले करना चाहेंगे कि इस पैसे से क्या मिलेगा, लेकिन पैसा देने के बाद आप कभी उस व्यक्ति की पैटिंग नहीं करेंगे, कभी ये नहीं बताएंगे आपने अच्छा कार्य किया। कभी बच्चों के साथ बैठ के अगर कोई चीज कमी भी रह गई तो आप कहिए भाई कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छा करिएगा। तो ये जो प्रवृत्ति है हमारे शासन की परंपरा की, उसको भी हमें बदलने की जरूरत है। और ये परंपरा उच्चस्थ शासन स्तर से लेकर के
महाविद्यालय विश्वविद्यालय के बहुत छोटे से शासन तक में आप परिलक्षित होती है। आप सब लोग ज्ञानी लोग हैं, मैं इसमें अधिक बात नहीं करूंगा। एक दूसरा पक्ष है कि इसी क्रम में हम ये नहीं कह सकते कि सारी शिक्षा सरकार प्रदान करे। सरकार जितना कर रही है वो ठीक है, इसमें जो दूसरे प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं जो आज के समय में बहुत ज्यादा भी आ गए हैं, मेरी उनसे भी अपेक्षा होगी कि वो भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और एक ऐसी शुल्क के रूप में दें ताकि उसमें सामान्य जन भी अपने आप को वहां पर अपने बच्चों को भेजने के लिए कभी कभी सोच सके। ऐसा नहीं हो कि इतनी फीस है कि उस फीस के बाद हम उसको हम आगे ही नहीं बढ़ा पाए। तो ऐसी कुछ चीजें आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया है, और अगर मुझे बताएंगे समय हो रहा होगा तो समय की अपनी सीमाएं होती हैं। मैं सर समय है अभी, सर बोलते रहिए आप, समय हम जी लोगों के पास पर्याप्त है। जी जी जी। तो मैं इसके साथ दूसरा एक पक्ष और लेकर जाना चाहूंगा, क्योंकि हमारे 2047 में भारत कैसा हो और हमारी शिक्षा की क्या स्वरूप हो, इसको लेकर के भी कुछ चीजें मैं रेखांकित करने का प्रयास करूंगा। इसमें विशेष रूप से दो व्यवस्थाएं हैं। एक है कि हमारी जो मूलभूत शिक्षा है, जिसमें विशेषकर साहित्य के विषय हैं, विशेषकर ऐसे विषय हैं जो मूल रूप से हमारी संस्कृति सभ्यता और एक कहना चाहिए कि राज्य व्यवस्था को चलाने वाले विषय हैं, उनका एक अलग वर्ग है। एक विषय वो हैं जो विज्ञान के हैं, जिसमें अनुसंधान की बात है। कुछ विषय हैं टेक्नोलॉजी के हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ एक और भी बहुत बड़ा वर्ग है कि हमें हमारी इंडस्ट्री में ऐसे लोगों की भी आवश्यकता है जो उस इंडस्ट्री में काम करने के इच्छुक हों और उस काम की बेसिक चीजों को जरूर जानते हैं। तो जो सरकार की तरफ से एक और प्रयास ये इस बार के बजट में किया गया है, और मुझे लगता है आगे ये ज्यादा भी होगा, उन्होंने इंडस्ट्री को, बच्चों को अपने अपनी विधाओं में ट्रेनिंग दिए जाने के लिए भी एक प्रयास किया है। अगर हम देखें तो विशेषकर हमारे प्रदेश में अभी दिल्ली से लेकर के ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जा रहा है, इसमें बहुत सी इंडस्ट्री स्थापित होनी है। कानपुर पहले से ही उसका एक हिस्सा है। आगरा, अलीगढ़ और नोएडा उसका हिस्सा बन गया है, जिसमें नोएडा में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज की बात आ रही है। तो वहीं कानपुर में कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिक्सचर का काम चल रहा है। दूसरी तरफ चित्रकूट की तरफ अगर हम जाएंगे तो वहां पर कुछ और इंडस्ट्रीज की स्थापना होनी। तो इस तरह के जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स देश के विभिन्न भागों में स्थापित हो रहे हैं, उसमें ऐसे शिक्षित शिक्षार्थियों की आवश्यकता होगी जो उस इंडस्ट्री में बैठ करके ठीक से काम कर सके, उस काम को समझ सके। मैं दो उदाहरण देकर के इस तथ्य को, इस बात को पूरा करूंगा। जैसे हमारे यहाँ एक बड़े बीएचयू के प्रोडक्ट थे, उन्होंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उनके पिताजी डायरेक्टर थे आईटी बीएचयू में उस समय। तो उन्होंने उनको कहा कि ठीक है, मैं एमटेक तुमको तब करने दूंगा जब तुम 3 महीने की ट्रेनिंग दिल्ली में करोगे। बोले ठीक है कर लूंगा। तो बेटा बड़े खुश हुए, पता नहीं कौन सी जगह ले जाकर के पिताजी ट्रेनिंग कराएंगे। उन्होंने दूसरे दिन खराद की मशीन पर खड़ा कर दिया कि आप लेथ मशीन पर काम करिए 3 महीने, और जब ये कह देंगे सरदार जी कि नाउ अनुपम इज परफेक्ट, देन आई विल परमिट यू टू डू योर एमटेक। तो अंदर से वो बड़े कोफ्त हुई, गुस्सा है कि ये कौन सी तरकीब है, हमको ये, हमने तो लेथ मशीन चलाई थी। लेकिन 15 दिन बाद जब धीरे धीरे उसमें वो काम करने लगे, और जो उनकी बीटेक या बीई की जो नॉलेज थी
वो सच में एक मैकेनिक के द्वारा जब उसको तराशा गया तो ही बिकेम द वंडरफुल मैकेनिशियन। और फिर उन्होंने एमटेक किया, इस समय वो बाहर हैं और उस देश में उस सरकार के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ज्ञान अपनी जगह है, उसका व्यवहारिक पक्ष ज्ञान को समझना, और मशीन से अगर आप काम कर रहे हैं तो मशीन और ज्ञान के बीच में जो आपका आर्ट है, जैसे कि एक दांत का डॉक्टर है, तो अगर वो फिलिंग बहुत अच्छी करता है तो अच्छी फिलिंग इज एन आर्ट, और बाकी जो उसकी नॉलेज है डेंटिस्ट्री की, वो नॉलेज अपनी जगह है। तो इस तरह की ट्रेनिंग्स की भी आवश्यकता है, ये भी शिक्षा का एक अंग है, और हमको इस तरफ भी प्रयास करना चाहिए। और मुझे लग रहा है लोग पहले एक दो प्रयास किए हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। मैं आपको दो तीन उदाहरण अपने जीवन के और दे देता हूँ। हम लोग एक बार काम कर रहे थे, जो चूल्हा जो है, स्मोकलेस चूल्हा आया था, धूम रहित चूल्हा। ये 80 के दशक की बात है, मतलब 88 के आसपास। उस पर आईआईसी बेंगलोर काम कर रहा था, और एक संस्था और थी बेंगलोर की जो उस पर काम कर रही थी। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया राजस्थान। जब राजस्थान में वो एक्सपेरिमेंट किया तो उनका मतलब ये था कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये कितना सक्सेसफुल है ये चूल्हा। तो जब राजस्थान के धुर देहात के बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर बाड़मेर की तरफ उन्होंने गए, बांटे, और 15 दिन बाद उसकी रिपोर्ट ली। तो महिला कहती है कि भाया, रोज रोज तो अ, क्या बोलते हैं, राबड़ी ना बना सके, और रोटी तो इस पे होती नहीं, क्योंकि वो जो उसकी आंच लौट करके जो झड़प आती थी, वो स्मोकलेस में तो पीछे से धुएं से निकल जाती है। अब इन्होंने ये सोचा था कि महिलाओं की आंखें खराब हो रही हैं, इसलिए धुआं नहीं आना चाहिए, जबकि उसकी जरूरत उस एनर्जी की दूसरे रूप में थी। तो फिर उसमें परिवर्तन किया गया कि पीछे एक थोड़ा सा एक चीज डाली गई, ताकि धुआं तो निकलता रहे ऊपर होके, लेकिन उसकी थोड़ी जो आग की झड़प है वो आए, ताकि वो रोटी बना सके। तो देखिए, हम एज ए साइंटिस्ट, हम ऐसे शिक्षक ये सोचते हैं कि हमारा छात्र या हमारा जो भी क्लास है वो ऐसे हमारे ज्ञान को लेगा, ये आवश्यक नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ दो चीजें बड़ी इंडस्ट्री में भी कही जाती हैं और रिसर्च में भी, कि जो परसीव्ड नोशन है और फेल्ट नोशन है, दोनों में अलग है। आदमी ने परसीव क्या किया, और हमने कहा कि नहीं, इसकी फेल्ट नीड्स तो यही होंगी, ऐसा होता नहीं। तो उन्होंने उसमें परिवर्तन किया। तो मेरा ये कहना है कि जो भी टेक्नोलॉजी आए, जो ज्ञान है उसको कैसे व्यवहार में लाके आम जन तक कैसे उसको उपयोग में लाया जाए, ये एक कारण है। एक दूसरा और उदाहरण देकर के मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। मैं गुजरात में काफी लंबे समय तक था। तो वहां पर उस समय दूरदर्शन के दो चैनल आया करते थे। एक चैनल तो दूरदर्शन का था, और एक चैनल कृषि से संबंधित था। एक वहां पिज करके एक जगह थी, वहां पर वो स्टूडियो था। तो पहले वो दूरदर्शन के स्टूडियो से वो पिच वाला चैनल चलता था। तो इन्होंने कहा हमारा स्टूडियो खराब हो रहा है, तो आप अपना स्टूडियो बना लीजिए, हम इसको अब बंद कर रहे हैं। अब रातों रात तो स्टूडियो नहीं बनते, क्योंकि मैं उस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ था। तो बात होने लगी कि स्टूडियो रातों रात कैसे बनाया जाए। तो हमने जो एक उनके मैकेनिक थे, मैंने उनसे पूछा कि स्टूडियो में बेसिक स्ट्रक्चर आप कैसे बनाते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए साहब, ऐसा है कि ये बॉल होती है, इसके साथ पहले ये हम लगाते हैं ताकि इसमें इको नहीं हो, और एसी की आवाज, उधर से अगर एसी चलाते हैं तो एसी की आवाज नहीं है, बेसिक चीज यही है। तो हमने कहा कि ठीक है। तो वो जो हमारे यहाँ ऐसे जो छप्पर छाने वाला एक सरकंडा आता था ना, लंबे वाला, तो हमने कहा कि वो कहीं से ढूंढे जाए, क्योंकि हमने अपने जीवन में गांव में जब वो भूसा भरने के लिए उसे बनाते थे, तो उससे ऐसे उसकी वो बनाते थे। और कभी कभी ये भी देखा था कि पुराने कच्चे घरों में वो सड़े हुए भूसे को चिकनी मिट्टी के साथ
लेप देते थे। तो हमने किया कि दोनों तरफ से उस पर लेसन लगवाई भर के मिट्टी, और 2-3 बार लगवाई। हमने कहा कि अब इस स्टूडियो को चेक करो, और ऊपर से उस पर वो बंद कर दिया, लकड़ी के पट्टे लगा करके उसको भी लेस दिया। तो दैट स्टूडियो वर्क सो वेल फॉर 9 years अगेन। तो ये जो देसी जुगाड़, आपका ज्ञान कब टेक्नोलॉजी और फाइनल टेक्नोलॉजी में बदल जाए, ये हम शिक्षकों का योगदान की बात है। और ज्ञान अमित असीमित है, भरा पड़ा है। हम लोग निरक्षर, हमारे लोग हो सकते हैं, अज्ञानी नहीं है। इन्हीं भावनाओं को लेकर के हमारी शिक्षा उत्तरोत्तर इन सब चीजों को समाहित करते हुए पाठ्यक्रम में आगे बढ़े, और हमारा देश विकास के उस स्थिति पर पहुंचे जहां हमारे बड़े लोग और हमारे जैसे बुजुर्ग लोग, दोनों ही लोग अपेक्षा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हम लोग रहें ना रहें, त्रिपाठी जी और मेरे दूसरे सहयोगी उस विकसित भारत को देखने के लिए अवश्य रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे सहयोगियों ने आज मुझे समय दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको सुनना बंद होने पर बहुत विक्षोभ हो रहा है। इतना अनुभव, ज्ञान का अनुभव, इतिहास का इतना सटीक विश्लेषण। आपने शिक्षा नीति की बात की, 1968 की आपने डीएस कोठारी कमीशन की, 85 के कमीशन की, एनएपी 2020 की चर्चा की, 20 की चर्चा की। इसके पहले लॉर्ड मैकाले, पूरी शिक्षा व्यवस्था। लेकिन आप थोड़ा, चूंकि बहुत सरल, बहुत विनम्र और अटैकिंग कभी हो ही नहीं सकते, आक्रामक। आज भी सर आपने हम लोगों की मन की बात की है, शिक्षा का समग्र विश्लेषण किया है। उसमें आपका प्रशासनिक अनुभव भी रहा है, और कई प्रांतों का, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में ही प्रयाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से लेके अनेक विश्वविद्यालयों में आपने जो सबसे बड़ा प्रशासनिक पद विश्वविद्यालय में होता है उसको देखा है, कुल सचिव, रजिस्ट्रार के रूप में। आपने श्रुति परंपरा की कितनी सटीक बात की कि हम शिक्षित हो सकते हैं, साक्षर नहीं हो सकते हैं, हमारे पास ज्ञान हो सकता है। और कैसे अनुपम उदाहरण देके उसको आपने बताया। सर इस चीज को मैंने प्रत्यक्ष देखा है। मेरा गांव जो गाजीपुर का है वह क्षत्रियों का गांव है, और वहां पर सनातन परंपरा थी कि वहां का प्रत्येक क्षत्रिय परिवार शाम को बैठ करके हर 4-5 घर के बाद, क्योंकि सघन आबादी है और गांव बड़े हैं, क्षेत्र बड़ा है, तो गांव बड़े, हमारे 17,000-18,000 मतदाताओं वाला गांव है। तो मैंने बचपन में देखा है वो तो नहीं है कि, जो सबसे बड़ा गांव है वो एशिया का? नहीं नहीं वो वाला नहीं है सर, वो तो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा गांव है एशिया का, गहमर। अब वो गैमर। नगर पंचायत हो गया, अब शेरपुर और वो रह गया है रेवतीपुर। वो हाँ, ये उसमें भी बड़े सर गांव है। बहुत बड़े गांव है, उसमें 24 बीडीसी एक एक गांव में होते हैं। तो सर मैंने देखा कि गांव के लोग थे, और श्रुति परंपरा से, वाचिक परंपरा से, उनको लिखने नहीं आता था, लेकिन सर वर्णा नाम, अर्थ संज्ञा नाम, रसा नाम, छंद सामीपी से लेके वह अक्षर पर ही रामचरितमानस का अंत हुआ है। सर कहीं से कुछ पूछ दिया जाए, वो परशुराम सिंह नाम था, धनेश्वर सिंह नाम था, कहीं से कोई भी यत्र तत्र सब बता देते थे लोग, और अर्थ के साथ। और अर्थ का जो गांधीर्य होता है, कहा कि तुलसी का, उस व्यक्ति ने उसका प्रत्युत्तर दिया, में आज तक चलता है। तो उनका उत्तर था कि बेटा तुम तुलसी को नहीं समझ पाओगे जब तक तुम्हें संस्कृत के गुरुओं के पास बैठ करके ज्ञान नहीं सीखा है संस्कृत के। और उन्होंने कहा कि उपनिषद का नाम बताया कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उसी को तुलसी ने अपनी विनय पत्रिका में लिखा है। इतना ये वो
वह तत्व था, वह स्थिति थी। सर मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ हाँ, जी जी जी, आ रही है। जी। ये वाचिक परंपरा, श्रुति की परंपरा, और आज जो विश्वविद्यालयों में हो रहा है, एनईपी का कोर्स चलाया जा रहा है, उसका लक्ष्य है 10 लाख अध्यापकों तक यह कोर्स जाए। लेकिन आपने उस पर टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन संकेत भरपूर कर दिया। उसमें है इंडियन नॉलेज सिस्टम है, कंप्यूटर का ज्ञान है। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि शिक्षा केवल कक्षा में ही मिलेगी, और पेडोगाजी क्या होगा, हम तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कक्षा की शिक्षा तकनीक को वो तकनीक उसको रिप्लेस रिप्लेस नहीं नहीं कर कर सकती, पाएगी, सही कह। वो उसमें सहयोग कर सकती है। कितनी बड़ी बात। और सर उस विसंगति से हम लोग जूझते हैं जो एनईपी 2020 के कोर्स प्राध्यापकों के लिए किया गया है। सर मुझे नहीं लगता है कि वो पर्याप्त है। आपने जैसे ब्रिटेन का उदाहरण दिया कि बिटिया है, बेटी की बेटी है, और 20 प्रश्न है तो 20 प्रश्न, 20 बालक हैं तो 20 प्रश्न पत्र हैं। ये संभव व्यवहारिक रूप से न हो, लेकिन आपने कहा स्लो लर्नर्स, फास्ट लर्नर्स, इसका जब अंतर कितना आसानी से गुरुकुल में शिक्षक कर लेता था। अभी हमारे सामने उदाहरण है, रामदेव जी जो हमारे योग ऋषि हैं, उनको लगभग पाणिनि के सभी अष्टाध्यायी के सूत्र याद हैं, कंठस्थ है। और उस वो प्रतियोगिता अभी जिस हरियाणा प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहां कुछ संस्कृत विद्यालयों में आज भी प्रचलन है, प्रतिस्पर्धा हो रही है। और जो संस्कृत का गढ़ है पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उससे वो तिरोहित होता जा रहा है। लेकिन वो क्या परंपरा थी, वाचिक परंपरा, कि एक 60-60 हजार मंत्र कंठस्थ होते थे। वो भारत कैसे आएगा, वो मेधा का भारत कैसे बनेगा? वह व्यवहारिक ज्ञान, जैसे आपने चूल्हे का उदाहरण बताया, कैसे उसमें तकनीक का परिवर्तन किया गया, आपने राजस्थान के उस खोज को बताया, आपने कई ऐसे उदाहरण दिए। शायद आप जैसा व्यक्ति, मैं छोटी मुंह बड़ी बात और मुंह की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, इतना अनुभव के साथ ऐसे लोग बैठते, वो अंग्रेजी पढ़ के मुंह टेढ़ा करके नीतियां तो बन जाती हैं, लेकिन उसकी व्यवहारिकता नहीं होती है। सर ये हमारे शिक्षा के साथ, भारत की शिक्षा पद्धति, भाषा का तो प्रश्न ही नहीं है, भाषा तो एक माध्यम है, लेकिन भाषा, देश की भाषा देश की आत्मा भी है, क्योंकि संस्कृति और सभ्यता का संवहन उसी माध्यम से होता है। और कोई शिक्षा पद्धति अपनी संस्कृति और सभ्यता से दूर चली जाती है तो वो लगभग डिरेल हो जाती है, और उस डिरेल को रेल होने में बहुत समय लगेगा। अभी भी सर नई शिक्षा नीति 2020 लागू तो हो गई है, लेकिन उसका जो समग्र अप्रोच है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, वह शब्द में अप्रोच है, व्यवहार में सर वो अप्रोच नहीं है। बड़ी क्षमा के साथ मैं कहूंगा सर, नहीं, आप इस बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं और नहीं चाहता था कि आपका उद्बोधन बंद हो, और लोक पहल के माध्यम से हम आपका 4-5 सीरीज इस पर हम लोग चलाएंगे, ताकि लोक पहल की के तरफ से जो पहल की जाए, हम नई शिक्षा नीति की विसंगतियों को सामने ले आएंगे। कैसे आपने बताया आपके मित्र के बीटेक किए लड़के को खराद की मशीन और उसकी सार्थकता किस तरह समझ में आई, तो वह कितना हमारा नैरेटिव चेंज है अंग्रेजों ने शिक्षा पद्धति में, कि बीटेक का आदमी लेंथ मशीन पर नहीं जाएगा, खराद मशीन पर नहीं जाएगा, सारा ज्ञान तो पढ़ लिया लेकिन उसकी कोई व्यवहारिक प्रायोगिकता नहीं है। यही तो भारत की शिक्षा पद्धति की सबसे बड़ी विसंगति है। हम प्रोफेसर को खड़ा कर देते हैं, अरे प्रोफेसर है तो वो प्राइमरी स्कूल में भी जाए पढ़ाने के लिए, जी वहां के जी, मनोविज्ञान पेडोगाजी के हर स्तर को भारतीकरण करके, आवश्यक अपेक्षित मात्रा में उसका पाश्चात्यकरण करके भी जितना आवश्यक है, हम कैसे पहुंच सके। सर एक बात और आपने बहुत बहुत गंभीरता से कहा है, और वो विज्ञान है, कि अगर हमारी 1 से 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में नहीं होगी, जिसे गांधी बुनियादी शिक्षा कहते थे, तब तक मेधा का विकास नहीं होगा। सर मैं उस, मेरे मित्र हैं डॉक्टर ऋषिकेश, डॉक्टर हर्षमणि, डॉक्टर भावेश, डॉक्टर चंद्र किशोर, ये आज संयोग से प्रोफेसर उदय भान सिंह नहीं जुड़े हुए हैं। सर हम लोग रोज सामना करते हैं
इस तरह का मेधा का स्तर घट गया है कि मुझे लगता ही नहीं है कि मैं परा स्नातक को, पीजी को पढ़ा रहा हूं। वो बेसिक ही क्लियर नहीं है तो पीजी के स्तर पर हम इंटरप्रिटेशन, सूक्ष्मता के स्तर पर जाके कैसे करेंगे? ये शिक्षक के सामने भी सर बहुत गंभीर चुनौती समस्या है। और सारी शिक्षक की ट्रेनिंग कराने का है। एक बात और, आपने बहुत संकेतों में बड़ी बात, जिसकी पीड़ा 6 वर्षों से मैं, हम लोग सभी शिक्षक साथी झेल रहे हैं पूरे देश में, जो सेमेस्टर आया है इसमें तो मूल्यांकन, असेसमेंट का जो तरीका है सर, अब मैं नहीं कहता कि वो कितना उचित है अनुचित है, लेकिन वह विद्यार्थी का समग्रता में मूल्यांकन नहीं कर पा रहा है, ग्रेडेशन मूल्यांकन नहीं कर पा रहा है। जिसको हम लोग सर 50% पाके गर्व करते थे वो 85% पा रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता शून्य है और बहुत खराब स्थिति है सेमेस्टर प्रणाली की। एनुअल जब होता था, वार्षिक परीक्षाएं होती थी, समग्रता में अध्ययन होता था, 5 प्रश्नों में जो बोध होता था और जो ज्ञान का स्तर ऊंचा हो जाता था, वह सर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से कभी होने वाला नहीं। वस्तुनिष्ठ केवल सूचनात्मक हमारे मस्तिष्क का विकास कर सकते हैं, समग्रता में कदापि विकास नहीं कर सकते हैं। ये सारी विसंगतियों में, जैसा आपका सरल स्वभाव है, आपने केवल संकेतों में, मैं बड़ी गहराई से सुन भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, लाइव प्रसारण में भी आप पर टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन आपने हर पहलू पर बड़ी सटीक ढंग से, लेकिन चूंकि आपका स्वभाव इतना सरल है कि आप में कहीं से भी कटुता हो ही नहीं सकती है, वो मधु की चाशनी से ही पगा रहता है, इसलिए आपने सारी बातें कही है। आपने वो छप्पर वाली बात कही है और एक बहुत गंभीर प्रश्न की ओर आपने विषय उठाया है। शिक्षा में इसका समावेश नहीं होगा तो आने वाला जो क्लाइमेट और जलवायु का संरक्षण हम कदापि नहीं कर पाएंगे। जो भूसे, सड़े हुए भूसे का आलेपन करके, जिस तरह हम लोग भूसा भरते थे, सरपत वाले राउंड वाले बना के ऊपर से छप्पर रख दिया जाता था, और क्या हमारा घर एयर कंडीशन होता था, कोई आवश्यकता नहीं रहती थी। उन शिक्षा का जो विलुप्त शिक्षा है, और मैं बड़े मर्माहत भाव से कर रहा हूं कि गांव की नई पीढ़ी उस गुण को भूल रही है, 80% भूल गई है। बड़ी चिंता का विषय है। सरपत पर से झोपड़ी कौन बनाएगा? उस भूसे को मिट्टी से करके कैसे आलोपन होगा? हमारे तरफ भोजपुरी क्षेत्र में उसे बखार कहा जाता था, जिस ओर कहा भूसे वाले उस भाग पर रख के, अनाज रख के, चारों तरफ से भर के आलेपन कर दिया जाता था सर। उसके आगे कोई भी कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस फेल होता था, पूरा का पूरा अन्न उसी तरह रहता था, हम बेच लेते थे। आज की पीढ़ी में मैं दावा कर सकता हूं, मैं तो बना दूंगा उस मिट्टी से उस तरह, लेकिन हमारी भावी पीढ़ी जो सामने है 15 से 29 वर्ष वाली, वो इस विद्या से विलुप्त है। गांव से पशुधन चला गया है, थ्रेसिंग अब नहीं हो पा रही है, भूसा गांव में नहीं हो पा रहा है, पशुओं की संख्या लगातार घटती जा रही है, दूध घटता जा रहा है, तो शरीर में एनर्जी कहां से आएगी? हमने केवल पेस्टिसाइड से धरती माता का आंचल भर दिया। यह भी ज्ञान सर विलुप्त हो रहा है, ये ज्ञान कहां से आएगा? हमारे यहाँ जो तरोई का स्वाद होता था, जो किसी भी सब्जी का होता है, आज नहीं दिखाई देता था। वो अनपढ़ लोग करते थे, अपने पैर के अंगूठे के पैर को, पैर वाले अंगूठे से दबा के बता देते थे कि इसमें कौन सा बीज अंकुरित होगा, कौन सा। उन्होंने कहीं एमएससी नहीं की थी, कहीं किसी विज्ञान में एमएससी नहीं की थी, लेकिन वो सब कर देते थे सर। उस पारंपरिक ज्ञान को भी हमारी उच्च शिक्षा में अगर समावेश नहीं होगा तो भारत बचेगा नहीं, पानी के लिए तरसेगा, अन्न के लिए तरसेगा, और पर्यावरण संरक्षण कदापि नहीं हो पाएगा। यह भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग। आपने उस शिक्षा को बताया कि किस तरह वेदों की से निकल करके वो अक्षरों के व्याकरण स्वरूप को हम शिक्षा कहे, बाद में वो रूढ़ी हो गया, और ज्ञान और शिक्षा में एक उत्तर और दक्षिण का ध्रुव बन गया। इस पर भी गंभीर विचारण की आवश्यकता है, और संभवतः नई शिक्षा नीति में विचारण तो किया गया, लेकिन उसके व्यवहारिक पक्षों को तिरोहित किया गया। सर बहुत बहुत अभिनंदन। अब हमारे बस एक परंपरा है, मैं छोटा छोटा कमेंट डॉक्टर भावेश जी से, डॉक्टर हर्ष जी से, डॉक्टर ऋषि जी से और डॉक्टर चंद्रकिशोर जी से मैं चाहूंगा कि अपनी संक्षेप में सर की इस महनी बात पर अपनी बात कहें,
क्योंकि लोक पहल के माध्यम से सर हम लोग 5 लाख तक तो पहुंच जाते हैं, और आपकी बात पहुंचेगी। और बड़ी गंभीर बात, क्योंकि सिंपोजियम, सेमिनार और संगोष्ठियों में भी ऐसी बात नहीं हो रही है, जो व्यवहार को, वहां पैसे खर्च हो जाते हैं, भाषण तो होते हैं, यथार्थ की चर्चा कोई नहीं करता। जो आज आपने तरंग छेड़ी है, वही वास्तव में शिक्षा की वास्तविक तरंग है, वही वास्तविक दशा और दिशा का नीर छीर और विश्लेषण है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं डॉक्टर भावेश जी, डॉक्टर मैं भावेश। 1 सेकंड के लिए मैं जरा उठ रहा हूँ, हाँ एक सर सेकंड सर के लिए। सर 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 सर। मैं अभी आता हूँ, 1 सेकंड बाद। हाँ जी जी जी। जी डॉक्टर सर। भावेश जी। जी जी सर। अरे बोलिए भाई, 2 मिनट बोलिए, 3 मिनट। थोड़ा सा आर्या सर पर कितना शानदार उद्बोधन था। जी सर, सबसे पहले तो लोक पहल के हमारे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर बी एल आर्या सर को बहुत बहुत प्रणाम सर। सर मैं बड़े ध्यान से सर की बातें सुन रहा था, क्योंकि सर एक बड़े ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, कुल सचिव रहे हैं, और नीतियों के निर्माण में अक्सर उनके सहयोग को सरकार भी लेती है और अन्य संस्थाएं भी लेती हैं। तो उन्होंने जो अपना सर वक्तव्य प्रारंभ किया, उस वक्तव्य में एक प्रशासनिक अधिकारी का अनुभव और एक शिक्षाविद का अनुभव, दोनों का बहुत ही सुंदर सामंजस्य था सर। बड़ा ही संतुलन के साथ उस सामंजस्य को उन्होंने अपने पाथेय के रूप में हम लोगों को प्रदान किया। और वैदिक वांग्मय से लेकर शिक्षा के 6 अंग, जिसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, वैदिक परंपरा, हमारे 4 आश्रम, गुरुकुल परंपरा, और को लेते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो भी समय आ रहा है जबकि नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला को विध्वंस किया गया, फिर ब्रिटिश परंपरा आ रही है, और ब्रिटिश परंपरा ने किस तरीके से शिक्षा और ज्ञान दोनों को बाइफरकेट कर दिया। क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो मूल उद्देश्य था, वो तो मध्यम वर्गीय वर्ग को शिक्षित करके और अपने यहाँ पे क्लर्कियल जॉब कराने का केवल उनका उद्देश्य था। तो उन्होंने हमारे शिक्षण पद्धति को और ज्ञान की परंपरा को एक तरीके से तोड़ने का प्रयास किया। और वो जो श्रुति परंपरा, जिसका भी आपने भी बड़ा सुंदर उदाहरण दिया अपने गांव के पुरानी परंपरा को बताते हुए, उस श्रुति परंपरा का सर जो एक तरीके से बड़ा कम प्रयोग हुआ, उसके कारण हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, ज्ञान की परंपराएं अवरुद्ध जरूर हुई। लेकिन ये सर सौभाग्य है कि एक बड़ी सक्षम सरकार बनी और 2020 की नई शिक्षा नीति बनी, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की, जिसका कि अभी आर्या सर ने भी बहुत ही विधिवत उसका चर्चा किया है, प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें बुनियादी शिक्षा को, स्कूली शिक्षा को और उच्च शिक्षा को इस प्रकार से बनाया जाए, इस प्रकार से उसका प्रयोग किया जाए कि हमारे छात्र का समग्र विकास हो सके। उसकी कुछ अपनी व्यवहारिक समस्याएं हैं, जिस पर आपने भी प्रकाश डाला है। हम लोग भी उस समस्या को झेल रहे हैं, और हमारे यहाँ पे अभी डॉक्टर ऋषिकेश सिंह जी भी मौजूद है, मैं देख रहा हूँ हर्षमणि सर भी मौजूद हैं। तो हम लोग तो प्रतिदिन उससे रूबरू होते रहते हैं। तो वो सर समस्याएं हैं जो समय के साथ जरूर दूर होंगी। 1985 से लेकर सर और 2020 के बीच का सफर, और शिक्षा नीतियों को बताने के समय में कुछ उदाहरण जो कि व्यक्तिगत जीवन से संबंधित थे, या आर्या सर के जो अन्य अन्य क्षेत्रों में जो उनके संबंध हैं उन लोगों से संबंधित थे, वो जो उन्होंने बताए हैं, वो एक ही बात पर बल दे रहा है सर, कि ज्ञान को अर्जित कर लेना तो बहुत बड़ी बात है आज के समय में, लेकिन उस ज्ञान के व्यवहारिक पक्ष की जानकारी नितांत आवश्यक है। क्योंकि अगर ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष हमें नहीं पता है, तो उसका फिर वह प्रयोग नहीं हो पाएगा जिस प्रयोग के उद्देश्य से, या जिस उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षित किया गया है। तो शिक्षा और ज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं सर, और इन दोनों का बड़ा ही संतुलित प्रयोग ही हमें विकास की ओर ले जाएगा। 2047 में हमारा जो एक सरकार के द्वारा निर्धारित लक्ष्य है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, विकसित भारत बनाने का, तो वो विकसित भारत बनाने का के लिए सर जिस ज्ञान की आवश्यकता है, वह व्यवहारिक पक्ष के साथ ही चल पाएगी।
ऐसा मेरी अपनी ये व्यक्तिगत सोच है सर। और आर्या सर का आज जो पाथेय हम सभी को प्राप्त हुआ है सर, निस्संदेह रूप से बड़ा ज्ञानवर्धक रहा। उनका सरल व्यक्तित्व, उनकी सरल भाषा, और उसमें बड़ी ही गूढ़ विषय को उन्होंने हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है सर, जिसका मुझे ही नहीं, हम सभी श्रोताओं को बहुत बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद सर। आभार, आपने बहुत सुंदर विवेचना और बहुत सुंदर बात कही। मैं चाहता था कि आप लोगों की तरफ से बात ये जरूर आए। अगर डॉक्टर ऋषिकेश सिंह सुन रहे हैं तो मुझे, डॉक्टर ऋषि, लगता है कि लेफ्ट कर गए हैं। डॉक्टर ऋषिकेश सिंह, डॉक्टर अभिषेक सौरभ जी को मानसी जी पैनल में ले लीजिए। डॉक्टर अभिषेक सौरभ जी एक जुड़े हुए हैं, आपको पैनल में ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। अब हम लोग समापन की ओर हैं। डॉक्टर भावेश जी हैं क्या? ये डॉक्टर ऋषि, डॉक्टर चंद्र किशोर? नहीं सर, ऋषि सर तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं सर, लग रहा है उनका ऋषि कनेक्टिविटी। हैं न? हाँ, और डॉक्टर हर्ष भी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। जी जी सर, जी सर। आर्या सर आ चुके हैं। हाँ सर, तो दिख रहे हैं सर। मैं तो आगे हूँ। हाँ, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अब आप भी, और चूंकि लोक पहल की एक विशिष्ट परंपरा हम रही है, हमारे अध्यक्ष भी है, कि आप औपचारिक विष मीमांसा के बाद औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन भी करें। डॉक्टर भावेश जी। जी सर। सर, लोक पहल के द्वारा निरंतर 3 वर्षों से जो ये परिचर्चा का श्रृंखला चल रही है सर, उसमें विकसित भारत का संकल्प 2047 में उच्च शिक्षा का अवदान विषय पर आज हमें हमारे लोक पहल के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर बाबूलाल आर्या सर, जो पूर्व कुलसचिव रहे हैं, कई विश्वविद्यालयों के शिक्षाविद हैं, प्रशासनिक नियमावली के बहुत ही विद्वान हैं, उनके द्वारा उनका पाथेय प्राप्त हुआ है सर। और अपने पाथेय में उन्होंने प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति से लेकर और 2020 की जो हमारी नई शिक्षा पद्धति है, वहां तक की बड़ी ही सूक्ष्म मीमांसा को प्रस्तुत किया है सर। सबसे बड़ी बात सर, आज के पाथेय की उनकी जो विशेषता रही कि उन्होंने केवल ज्ञान और सिद्धांत की बातें नहीं किया है, बल्कि ज्ञान और सिद्धांत के साथ ही साथ शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष की उन्होंने बहुत अधिक आवश्यकता पर बल दिया है। क्योंकि जब तक व्यवहारिक पक्ष को नहीं लाएंगे, तब तक छात्र के समग्र विकास का जो उद्देश्य है, जो एक शिक्षा का उद्देश्य होता है, एक शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सर, जिसके छात्रों का समग्र विकास हो, वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। सर, आपने प्राचीन भारतीय वैदिक परंपरा से लेकर प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति, मध्यकाल में जो स्थितियां रही, ब्रिटिश पीरियड में जो स्थितियां रही, और वहां से लेते हुए भारत में विश्वविद्यालय, मॉडर्न विश्वविद्यालय की विश्वविद्यालय की परंपरा तो हमारी नालंदा तक्षशिला से चली आ रही है, लेकिन जो मॉडर्न विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है आधुनिक भारत में, उन सभी पक्षों पर आपने प्रकाश डाला। राधा कृष्णन रिपोर्ट से लेकर अन्य जो उच्च शिक्षा की समितियां बनी, उनकी जो रिपोर्ट हुई, 1885 की शिक्षा नीति से लेकर 2020 की शिक्षा नीति। और सबसे बड़ी बात सर ये कि एक जैसा मैंने पहले भी कहा सर कि प्रशासनिक अधिकारी और शिक्षाविद दोनों के एक का बड़ा ही अद्भुत संगम है आर्या सर के अंदर। तो उनके व्यक्तित्व से जो बात निकल के सामने आई सर कि रचनात्मकता, सृजनात्मकता, क्रियात्मकता और वैज्ञानिक सोच, इन चारों का एक संगम जब होगा, तभी शिक्षा, शिक्षण, शिक्षक और छात्र, ये सब प्रभावित हो पाएंगे। और निस्संदेह रूप से छात्रों का विकास होगा। पाठ्यक्रम के निर्माण से लेकर अन्य जो आयाम है उच्च शिक्षा से संबंधित, उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर होलिस्टिक अप्रोच, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट से लेकर उसकी कंटिन्यूअस असेसमेंट से लेकर पेडागोजी तक की तथ्यों पर बहुत ही सुंदर सर उनका पाथेय हम सभी को प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं सर पूरे के पूरे लोक पहल परिवार की ओर से अपने अध्यक्ष, लोक पहल के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर बाबूलाल आर्या सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सर। इस लोक पहल को मूर्त रूप देने में सभी का सर आशीर्वाद मिला है हम लोगों को। फिर भी एक औपचारिकता के लिए मैं प्रोफेसर आलोक चौहान सर, डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर, प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह सर, डॉक्टर अविनाश पाथर्डीकर सर,
हमेशा ही अपनी तेजस्वी व्यक्तित्व और ओजपूर्ण भाषा से इसका संचालन करने वाले हमारे अग्रज डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर, आशुतोष गुरु जी, डॉक्टर हर्षमणि सिंह सर, डॉक्टर ऋषिकेश सिंह सर, चंद्रकिशोर जी सहित इसकी जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं कनिष्का वशिष्ठ जी और उनके सहयोगी, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सर। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार इस सुंदर धन्यवाद ज्ञापन के लिए। और जो हमारी बहन इस कार्यक्रम को डिजाइन करती हैं अब है मानसी थपलियाल। बहन मानसी थपलियाल इतने धैर्य के साथ, मैं कहूं कि इस सारे कार्यक्रमों को इतनी धैर्य के साथ हम लोग कर लेते हैं, उसमें बहन मानसी थपलियाल का विशिष्ट योगदान है। तो उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और बहुत बहुत आभार इसके लिए। मैं नहीं चाहता था कि सर का व्याख्यान बीच में रुके, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। लेकिन नहीं ठीक है, बहुत अच्छा रहा। और मैं छोटा हूं मैं तो एक त्रिपाठी जी एक छोटा सा सजेशन है। अगली बार अगर कभी प्रयाग में जब भी मेरा प्रवास होगा तो हम चाहेंगे कि शिक्षकों के बीच में एक छोटा सा एक वर्ग रख लिया जाए एक दिन का कुछ, ताकि जो हमारे यंगर जनरेशन के टीचर्स हैं वो और आप जैसे लोग मिल के बैठ के कुछ ऐसा निष्कर्ष निकालें कैसे चीजों को ठीक करने की तरफ आगे बढ़ा जाए। ये तो हम लोगों की मन की बात आपने छीन ली है। ये हम लोग कब नहीं चाहेंगे। आपके प्रयाग प्रवास का हम लोग लाभ उठाएंगे और निश्चित रूप से एक वर्ग करेंगे और विमर्श करेंगे और आपको खूब सुनेंगे, क्योंकि जब आपसे हम संवाद करेंगे, विमर्श करेंगे तो बहुत कुछ चीजें अमृत के रूप में निकल के आएंगी। वो हम लोगों का प्रयागवासी, प्रयाग के अध्यापकों का लाभ होगा। लेकिन जो आपने बोला है ये 5 लाख और प्रोग्रेसिव सीरीज में होता हुआ ये 25-50 लाख में जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पर जाएगा, लगातार साल भर ये वीडियो पड़ा रहेगा। तो इससे लाभान्वित होने की इस नवीन कला का हम लोग, जैसा आपने कहा कि वो सहायक हो सकती है, तो उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। और मन नहीं भरा है, आपके 4-5 व्याख्यान पहले इसमें हो जाएंगे, विचार वर्ग तो अवश्य करेंगे। इस पर अगर श्रृंखला में आपकी बात आएगी तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा हम लोग शिक्षा जगत के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हम लोग बहुत बड़ा काम करेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से कोई घर में बैठे सुन लेगा, कोई सोए सुन लेगा, लेकिन मूलतः शब्द तो ब्रह्म है, उसके कानों को जरूर चेतना प्रदान करेंगे। इसी आह्वान के साथ और इसी समादर के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और जरूर इस बात को आप मेरे इस धृष्टता को ध्यान में रखिएगा कि हम 5 श्रृंखला उच्च शिक्षा पर क्रमिक रूप से बीच बीच में ले आएंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है। अभी आपकी बातों की इतनी उपयोगिता है जिसे सरकार नहीं सुन रही है और शिक्षा व्यवस्था में नीति निर्धारकों तक भी नहीं पहुंच पा रही है। तो हम सीधा सी जितना ही सही वो प्रयास जरूर करेंगे, आपके साथ, आपकी वाणी के साथ इस देश को जगाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज के कार्यक्रम में हम लोगों के साथ जुड़े हुए अपने एक और साथी थे, कई साथियों का नामोल्लेख करूंगा। अशोक कुमार जी, यूके मिश्रा जी और डॉक्टर अभिषेक सौरभ जी हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए, डॉक्टर हर्षमणि जी, आशुतोष प्रताप गुरु जी, आशुतोष सिंह जी हमारे संघ के बहुत वरिष्ठ स्वयंसेवक, आशुतोष मिश्रा, चंद्र प्रकाश जी हमारे लोक पहल बलिया के संयोजक हैं, उनका, डॉक्टर भावेश द्विवेदी सर का, और हमारे युवा और मेरे बहुत ही प्रिय शिष्य प्रभाकर चौहान का भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और सबके प्रति आज सम्मिलित रूप से हम लोगों ने डॉक्टर आर्या सर को सुना है। आपको सुनना बहुत ही सुंदर एक पुस्तक पढ़ने जैसा होता है, जो हमारी चेतना को परिमार्जित करता है। सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और इसी के साथ मैं बहन मानसी थपलियाल जी से कहूंगा कि आज के कार्यक्रम का समारोह करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोक पहल।